आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। तेज रफ्तार खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में आज विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार की जिन 10 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हाजीपुर, छपरा, मोइनुद्दीन नगर, परबत्ता और जाले शामिल हैं। इसके अलावा मोहनिया, बांका, भागलपुर, नरकटियागंज और राजनगर में भी वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वोटरों की कुल संख्या 26,42,807 है। कुल 94 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हाजीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए 2,422 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर नीतीश लालू ने 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। नीतीश लालू और कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर महागठबंधन बनाया है, जिसमें जेडीयू और आरजेडी 4-4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पंजाब के विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पटियाला और तालवंडी सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक में भी विधानसभा की 3 सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले आज झारखंड के रांची जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला झारखंड दौरा है। रांची में प्रधानमंत्री आज झारखंड को कई सौगात दे सकते हैं। सबसे पहले वो 2400 मेगावाट के मेगा पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आईटी पार्क, पारादीप, जोशीडीह पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट और आईटी ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। रांची के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर जाएंगे, जहां वो एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा को लगाया गया है। रांची के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर जाएंगे, जहां वो एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, पारदी ग्रेड सेपरेटर और नेशनल हाईवे 6 पर फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों से खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम के कार्यक्रम में सीएम सोरेन हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल झारखंड में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि रांची में सीएम सोरेन के साथ हुड्डा जैसी हूटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहीं सोरेन ने चिट्ठी लिखी है कि पावर ग्रिड का उद्घाटन है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और शर्त रखी है कि इस मंच पर बीजेपी का झंडा नहीं लगना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल में पीएम मोदी के साथ मंच पर बैठे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमकर हूटिंग हुई थी। इस हूटिंग से नाराज कांग्रेस ने अपनी सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो किसी कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच साझा न करें। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी कह दिया था कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। असम के गोलाघाट में बवाल के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू गुवाहाटी जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से एक साथ मिलेंगे भी और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। गुवाहाटी की सड़कों पर आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। गोलाघाट में हुई फायरिंग के विरोध में सिटी बस एसोसिएशन ने फैसला किया है। गोलाघाट के एसपी के मुताबिक आज गोलाघाट में आर्मी फ्लैग मार्च भी करेगी। इससे पहले कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर से फायरिंग की। ताजा हिंसा में 2 आदिवासियों और एक पुलिस वाले की जान चली गई और कई जख्मी हो गए। गोलाघाट में ताजा हिंसा के बाद शहरी इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम के गोलाघाट में 12 अगस्त को नगा उपद्रवियों ने हमला कर असम के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से असम नागालैंड बॉर्डर पर हिंसा को लेकर पीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सूबे की हालात पर चर्चा भी होगी। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 6, सीतापुर में 4, बहराइच में 3 और बाराबंकी और बलिया में 2-2 और गोंडा, लखीमपुर खीरी में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई।
यूपी के 13 जिलों में 1037 गांवों ने बाढ़ ने उस पर कहर ढाया है, जिसमें 8,60,745 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया है। यहां 227 गांवों की 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में हैं। फिर बहराइच में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वालों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटीय इलाकों में बसे सैकड़ों गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मदद नाकाफी साबित हो रही है। लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। घाघरा का कहर बस्ती जिले में भी जारी है। सैकड़ों गांव घाघरा के पानी में डूब चुके हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। 141 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सिद्धार्थनगर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। जिले की 8 नदियां और नाले उफान पर हैं। फैजाबाद में सरयू नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यूपी के आजमगढ़ में करीब 400 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 40 किलोमीटर का इलाका सरयू के पानी की चपेट में है। बिहार में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। 24 घंटे के दौरान नालंदा जिले में 2 लोगों के मरने की खबर है। नालंदा जिले के 15 ब्लॉकों के 187 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। बिहार के सहरसा जिले में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। न रास्ते बचे हैं, न ही सड़कें। बिहार के दरभंगा में कोसी के साथ कमला बलान नदी भी तबाही मचा रही है। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक यूपी के सभी जिलों में 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का जाम रहेगा। हालांकि जाम के दौरान एम्बुलेंस और मीडिया की गाड़ियों को चक्का जाम से अलग रखा गया है। ई रिक्शा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने ई रिक्शा चलाने पर 31 अगस्त तक रोक लगा रखी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने के लिए 13 सेंटर्स बनाए जाने की बात कही। सरकार का कहना है कि टेम्परेरी परमिशन कार्ड ई रिक्शा में चिपकाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि रिक्शा चलाने का परमिशन मिला हुआ है या नहीं। उधर ई रिक्शा एसोसिएशन इंश्योरेंस फंड के लिए 10 लाख रुपए फंड जमा कर रहा है। सिंडिकेट बैंक घूसकांड के आरोपी प्रकाश अग्रवाल और विपुल अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी। तो वहीं मुंबई की एक अदालत में अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में भी सुनवाई है आज। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीएमके नेता ए राजा और कनिमोझी को जमानत मिल गई। दिल्ली के पटियाला हाउस सीबीआई कोर्ट ने राजा और कनिमोई समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी। इन सभी आरोपियों पर अपनी पहचान की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। 24 अगस्त को होने वाली सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपीएससी और सीसेट मामले में दखल देने से भी मना कर दिया। हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई थी कि सीसैट के पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 22.5 नंबर भी जोड़े जाएं। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने सीसेट के खिलाफ प्रदर्शन के चलते सिविल की परीक्षा से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा हटाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कालेधन पर बनी एसआईटी को जांच तेज करते हुए 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यूपी के बदायूं कांड में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। हैदराबाद लैब की जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हैदराबाद की सीडीएफटी यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट से खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब जांच की सुई लड़कियों के परिवार की तरफ घूम सकती है। इससे एक दिन पहले आई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के डीएनए दोनों लड़कियों के कपड़ों से मैच नहीं किए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने भी सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। परिवार के मुताबिक जब आरोपी खुद रेप की बात कबूल चुका है तो फिर रिपोर्ट अलग क्यों? पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों के टेस्ट बदायूं में हुए जबकि उनके टेस्ट दिल्ली में कराए गए। उनका सीबीआई से सवाल है कि सीबीआई ने ऐसा किसके दबाव में आकर किया। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया है कि रेप केस नहीं है। आपको बता दें कि मायावती, राहुल गांधी और रामविलास पासवान वारदात के बाद बदायूं भी गए थे। रामगोपाल यादव के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद दर्दी ने कहा कि राहुल गांधी हर पीड़ित से मिलने जाते हैं, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के परिवार के मुताबिक उसके पति से झगड़ा रहता था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 71 में ससुराल वालों पर दहेज के लिए एक महिला को करंट लगाकर मारने का मामला सामने आया है। महिला के परिवार ने शव को सेक्टर 71 के चौराहे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया।
पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गाजियाबाद के कूड़ा कॉलोनी में रहने वाली एक 12वीं की छात्रा ने मनचलों की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है। लड़की के मुताबिक उसे कुछ लड़के हर दिन स्कूल जाते समय और आते समय परेशान करते हैं। लड़की ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यूपी के बागपत में पुलिस के एक जवान ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। मामूली सी कहासुनी पर सिपाही ने चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है सिपाही बहराइच में तैनात था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही वारदात की जांच भी शुरू हो गई है। लखनऊ में मेरठ के ज्वेलर्स से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस को अब भी 2 लुटेरों की तलाश है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से करीब 600 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को चाकू मारकर 30,000 रुपए और सोने की चेन लूटी। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की तलाश भी शुरू हो गई है। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करने वाली एक महिला को मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची। महिला पर गहने चोरी कर मुजफ्फरनगर में बेचने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जिस घर में लड़की पेइंग गेस्ट थी उसी घर में इसने गहने चुराए थे। यूपी के मेरठ में रोड रेस का मामला सामने आया है। बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक शख्स को कार सवार 4 लोगों ने बुरी तरह से पीटा। कार पर बाइक से हल्की टक्कर लगने के बाद युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आखिरकार बेटी ने ही हिम्मत दिखाकर कार सवार युवकों से अपने पिता को बचाया। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। बिहार के नालंदा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचल दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी की स्थिति गंभीर है। हादसे से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। पंजाब की मोहाली में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। गहने, कीमती सामान और करीब 12,000 रुपए कैश लूटकर बदमाश ले गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गनीमत की बात यह रही कि आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, लेकिन करीब 4 घंटे तक आरक्षण सेवा ठप रही। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में गायब बाघ को रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला। बाघ के गले में लगे ट्रांसमीटर से बाघ की लोकेशन का पता चला। बाघ के गले में गहरे घाव का निशान भी पाया गया। पिछले 14 साल से भूख हड़ताल कर रही इरोमा शमीला को जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि उनकी भूख हड़ताल जारी है। जेल से बाहर आकर इरोम ने कहा कि वो बेहद कड़े कानून एस्पा के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों में एस्पा कानून के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इस कानून के तहत सुरक्षा बल के लोग शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर गोली चला सकते हैं। रिश्वत लेकर फिल्मों को मंजूरी देने के आरोप में गिरफ्तार सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीईओ राकेश कुमार की करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला है। पुलिस ने राकेश कुमार के पास से 33 महंगी घड़ियां बरामद की है। साथ ही उसके पास से 1.25 लाख रुपए के गहने भी मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि उसे राकेश कुमार के 4 बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिली है। फिल्मों का प्रमाण पत्र देने के लिए सीईओ राकेश कुमार ने बाकायदा रेट कार्ड बना रखा था। खबरों के मुताबिक 3 दिन में फिल्म पास करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए और 7 से 8 दिन में स्क्रीनिंग की कीमत 25 से 50,000 रुपए थी। छोटे बजट की फिल्मों को पास करने के लिए 15 से 20,000 रुपए वसूले जाते थे। सीबीआई को इस मामले में 3 और एजेंट्स की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक हाल में रिलीज हुई बड़े बैनर के साथ फिल्मों के लिए भी इन लोगों ने 30 लाख से ज्यादा की रकम वसूली थी। फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड को पैसे देना तमाम फिल्म निर्माताओं की मजबूरी है। महेश भट्ट ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी निर्माताओं को सेंसर बोर्ड में चल रही इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज वाराणसी से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। अमित शाह 2 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे और तेलंगाना में बीजेपी के ग्राम प्रमुख से बात करेंगे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कल रात 8 बजे काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। अमित शाह जब मंदिर पहुंचे तो सप्तऋषि आरती चल रही थी। हालांकि अमित शाह का काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम था नहीं, लेकिन कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए वो बाबा के दरबार में पहुंचे। इससे पहले कल वाराणसी में मिनी पीएमओ के उद्घाटन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई।
मिनी पीएमओ के उद्घाटन की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों और फोटोग्राफर्स के साथ धक्का मुक्की की गई। मिनी पीएमओ का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कार के आगे परमहंस बाबा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर परमहंस बाबा अमित शाह से मिलना चाहते थे। मिनी पीएमओ के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद को भी कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया। वाराणसी में अमित शाह के काफिले में लाल बत्ती गाड़ी के चलने पर भी सवाल उठे। दरअसल रोहनिया में उपचुनाव है, जिसके चलते आचार संहिता लगी हुई है। फिर भी मिनी पीएमओ के उद्घाटन के दौरान नेताजी लाल बत्ती गाड़ी में पहुंचे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि यह कार्यालय वाराणसी की जनता और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सेतु का काम करेगा। ये शिकायत संबंधी अफसरों तक और जरूरत पड़ने पर दिल्ली में पीएमओ तक भी भेजी जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मसलन गंगा सफाई और काशी को संवारने जैसे काम पर मोदी का जनसंपर्क कार्यालय खास नजर रखेगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम मोदी को समंदर तक पहुंचा सकते हैं। मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिल्ली में महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन में किया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर हमने पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ लिया तो मोदी को पहले दिल्ली से गांधीनगर और फिर वहां से समंदर तक पहुंचा देंगे। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मणिशंकर के ऐसे बयान के चलते ही कांग्रेस समंदर में तैर रही है। मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। अय्यर ने कहा था, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो चाय बेचना चाहते हैं तो हम उसका इंतजाम करवा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नकली सपने दिखाकर वो सत्ता तक पहुंचे हैं। सोनिया ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार की योजनाएं अच्छी थी, जिसे लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। दिल्ली में महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन में सोनिया ने कहा कि संघर्ष का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मेहनत से कांग्रेस फिर शिखर पर आएगी। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इस सम्मेलन में सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण की वकालत की। दिल्ली के कालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में सोनिया ने कहा कि आरक्षण से ही महिलाओं का विकास होगा। राहुल गांधी ने महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कहा, लोग महिलाओं को मां बहन भी कहते हैं। और न्यूज 222 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तेज रफ्तार खबरों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 18 साल पहले लापता हुए सैनिक गया प्रसाद का शव मैनपुरी में उनके पैतृक गांव पहुंच गया। 18 साल पहले सियाचिन के ग्लेशियर में दब गए थे गया प्रसाद। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के घरवालों ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की है और यही आरोप उन पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़की और लड़के का गला दबाकर उनकी हत्या की। पुलिस ने लड़की की मां को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के गाजीपुर में एक कलयुगी बाप की घिनौनी करतूत सामने आई है। पिता ने अपनी बेटी को भूखा रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी की दूसरी बेटी भी भूखा रहने की वजह से बीमार हो गई है। यूपी के मथुरा में एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। नाराज परिवार वालों ने बैराज गोकुल मार्ग को जाम कर दिया, हंगामा किया। यूपी के फिरोजाबाद में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने हंगामा किया। गुलाबी गैंग ने ससुराल वालों पर महिला को वापस घर में रखने का दबाव बनाया। दरअसल ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला को घर से बाहर निकालने का आरोप है। कानपुर आईआईटी के इंजीनियरों ने मानव रहित एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया। 20 किलो वजन का यह एयरक्राफ्ट सीमा पर चौकसी, नक्सलियों से निपटने, दंगा फसाद होने पर वहां की वीडियोग्राफी करने समेत कई कमाल कर सकता है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वो जहरीली चिट्ठी भेजकर वीवीआईपी लोगों को मारना चाहता था। आतंकी मैग्नीशियम सल्फेट और एसीटोन की मदद से सिंथेसाइज रिसिन यानी कि बहुत ही खतरनाक जहर तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सिंथेसाइज रिसिन की छोटी मात्रा भी जान ले सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आतंकी ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि वो इस जहर को चिट्ठियों के जरिए वीवीआईपी को भेजने वाला था। पाकिस्तान में जारी संकट को हल करने के लिए शरीफ सरकार और इमरान खान के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो गया है। सरकार और इमरान खान के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत होगी। बीती रात दोनों नेताओं के प्रतिनिधियों के बीच में पहले राउंड की बातचीत हुई। इमरान खान की 6 मांगों में नवाज शरीफ का इस्तीफा और मध्यावधि चुनाव कराना शामिल है। जबकि नवाज शरीफ की बेटी मरियम पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। पाकिस्तान की ओर से जारी सीज फायर के बीच सीमा पार से घुसपैठ जारी है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 40 आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना सरहद पर घुसपैठ के लिए 16 नए रास्ते तलाश रही है। बेलारूस के मोगिलोव शहर में एक हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तेज रफ्तार बाइक जैसे ही पीछे से कार से टकराई, बाइक सवार उछलकर कार की छत पर जा गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पत्रकार जेम्स फॉली की हत्या वाले वीडियो को रूह कपा देने वाला करार दिया है। साथ ही बराक ओबामा ने आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी ऐलान किया। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली के सिर कलम करने वाला वीडियो जारी किया था। वीडियो में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इराक में हवाई हमले बंद नहीं किए गए तो दूसरे अमेरिकी पत्रकार का भी यही हश्र होगा।